पहले चेयरमैन ने जिन्वू को समझाया था कि पूरी दुनिया के देशों जापान, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि मिडल ईस्ट के कंट्रीज सबने उससे मिलने में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है। हमने अब तक तुम्हारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की है, लेकिन अब से डिसीजन तुम्हारा है। क्या तुम कोरिया में ही रहोगे या किसी और कंट्री का ऑफर एक्सेप्ट करोगे? अगर तुमने जाने का फैसला किया तो हमारी नेशन आने वाले खतरे, थ्रेट्स से शायद सरवाइव ना कर पाए। जब जिन्वू जाने ही वाला था, चेयरमैन ने उसे एक आखिरी मैसेज दिया, मैं तुम्हें पूरी सपोर्ट दूंगा, बस कोरिया को छोड़कर मत जाना। जिन्वू ने उसकी तरफ देखा और बोला, फिर मुझे हाई लेवल गेट्स में अकेले एंट्री करने की परमिशन चाहिए। चेयरमैन इस रिक्वेस्ट से शॉक्ड रह गया। जिन्वू दरअसल वो मैंडेटरी मिनिमम हंटर रिक्वायरमेंट हटवाना चाहता था जो डंजियंस में एंट्री के लिए बनी थी, ताकि हंटर्स को ज्यादा खतरों से बचाया जा सके। थोड़ी देर बाद चेयरमैन ने जवाब दिया, ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पावर में बैठे लोगों से बात करूंगा। जिन्वू को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद चेयरमैन गोह सीधा नेशनल असेंबली पहुंच गया। इश्यू बहुत अर्जेंट था और इमीडिएट डिस्कशन चाहिए थी। असेंबली के सामने खड़े होकर उसने प्रपोज किया कि जिन्वू के कुछ शैडो सोल्जर्स को ऑफिशियली स्ट्राइक फोर्स मेंबर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। तुरंत ही असेंबली का एक मेंबर अपोज करता हुआ बोला, ये सजेशन रिडिक्युलस है। उसने कहा, हंटर्स एसोसिएशन तो हर हंटर को इक्वल सर्व करने के लिए बनी है। सिर्फ हंटर सॉन्ग जिनडब्ल्यू के लिए रूल्स बेंड करना अनफेयर होगा। चेयरमैन गोह ने इससे इनकार नहीं किया। कमली उसने माना, हाँ ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। फिर उसने रूम में बैठे सबको एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा, अगर आपको चूज करना पड़े तो क्या आप एवरेज हंटर्स की स्क्वाड को हाई लेवल गेट में भेजेंगे या जिन्वू को अकेले हैंडल करने देंगे? पूरा चेंबर बिल्कुल साइलेंट हो गया। आंसर ऑब्वियस था, लेकिन किसी ने भी उसे लाउडली नहीं कहा। उसने सबको रिमाइंड कराया, दूसरे कंट्रीज जिन्वू को ओपन आर्म्स से वेलकम करने के लिए रेडी बैठे हैं। अगर हमने अडैप्ट नहीं किया तो वो सच में जाने का फैसला कर सकता है। हम दोबारा वही गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने हंटर हुआंग डोंगसो का एग्जाम्पल दिया, जो पहले यूएस चला गया था और जिससे कोरिया को बड़ा लॉस हुआ था। उधर दूसरी तरफ यूजू यू अपनी एक्ट्रेस वाली लाइफ में पूरी तरह बिजी थी। जैसे ही उसने अपना शूट फिनिश किया, उसने देखा उसका फोन वाइब्रेट कर रहा है। उसका कजिन जिन्हू कॉल कर रहा था। उसने उसे अर्जुन गिल्ड ज्वाइन करने को कहा, ये कहते हुए कि उसे सच में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए फाउंडिंग लिस्ट में एक फाइनल मेंबर की जरूरत थी। सुयुन ने सस्पिशियस तरीके से आईब्रो उठाई। उसने मजाक में उस पर किसी स्कैम में फंसने का इल्जाम लगा दिया। जिन्हू हंस पड़ा, बोला कि जब उसे पता चलेगा कि ये सो कॉल्ड शेडी आदमी असल में कौन है तो वो हैरान रह जाएगी। क्यूरियस होकर सुयुन अर्जुन गिल्ड के ऑफिस पहुंच गई। वहां पहुंचने पर जिन्हू ने उसे जिन्वू से मिलवाया, बताते हुए कि वो उसकी कजिन है और ऑफिशियली एक 8 ईयर हंटर भी है। जैसे ही उसने सामने खड़े इंसान को पहचाना, उसे झटका लगा, ये तो सॉन्ग जिन डब्ल्यू था। जिन्हू, जो हमेशा मजाक करता रहता था, ने रिमाइंड कराया कि सुयुन अभी भी फैमिली की सेलिब्रिटी है। लेकिन सुयुन क्लियरली अपनी फेम की याद से ज्यादा जिन्वू से मिलने को लेकर एक्साइटेड दिख रही थी। उनके इंटरैक्शन को देखते हुए जिन्हू ने अपने फैमिली टाइज के बारे में सोचना शुरू किया। खुद जिन्हू डी रैंक हंटर, सुयुन ए रैंक। उसने सोचा कहीं जेनेटिक्स का भी रोल होता है क्या, कि कौन कब अवेकन होगा। उसे उन केसेस की याद आई जहां भाई बहन दोनों की एबिलिटीज डेवलप हो गई थीं, और वो अपने पापा के बारे में सोचने लगा, जो कभी हंटर रह चुके थे। फिर मोमेंट में वापस आते हुए जिन्वू ने सुयुन से पूछा कि क्या जिन्हू ने उसे सारी डिटेल्स बता दी हैं। उसने सिर हिलाकर कंफर्म किया कि उसे पता है, उसका रोल फाउंडिंग रोस्टर कंप्लीट करना है। जिन्हू ने उसे वार्न किया कि उनकी गिल्ड का पब्लिक हिस्सा बनने से मीडिया अटेंशन आ सकती है, और पूछा क्या वो इसके लिए रेडी है। बेफिक्र सुयुन ने कंधे उचकाते हुए कहा कि ये तो किसी जिनसू नाम के बंदे से इन्वॉल्व होने से बहुत बेहतर है। हैरान जिन्वू ने पूछा, ये जिनसू कौन है? जिन्हू ने धीरे से बताया कि जिनसू उसका बड़ा भाई है, जो अपनी गंदी पर्सनालिटी के लिए फेमस है। जैसे ही कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे खत्म होने लगी, सुयुन जिन्वू के और करीब आई और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ सेल्फी लेने में कोई प्रॉब्लम है? जिन्वू ने अग्री कर लिया और थोड़ी ही देर में उसने फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी। वो फोटो सोशल मीडिया पर धमाके की तरह वायरल हो गई। जब शाह ने ये फोटो देखी तो उसके अंदर एक अजीब सा फीलिंग आया। उसका चेस्ट टाइट हो गया, बॉडी कांपने लगी, और पहली बार उसे ऐसा गहरा इनसिक्योरिटी फील हुआ जो वो हटा नहीं पाई। थोड़ी देर बाद नेशनल असेंबली ने ऑफिशियली जिन्हू की रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी कि उसके सम्मानित बीइंग्स को स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। जल्दी ही वो और जिन्हू एक ए रैंक गेट के साइट पर पहुंच गए, जो न्यूली रजिस्टर्ड अजीन गिल्ड का पहला रेड था।
जिन्हों ने सामने खड़ी विशाल स्ट्रक्चर को औमे देखा। काम और फोकस्ड रहते हुए जिन्हों ने लीड ली, लेकिन वो अकेले नहीं थे। डब्ल्यू जिन, जो हंटर्स एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम का चीफ इंस्पेक्टर था, भी पर्सनली जिन्हों के सम्मन्ड क्रीचर्स को एग्जामिन करने पहुंच गया। उसने शैडो सोल्जर्स को अटेंटिवली देखा, नोट करते हुए कि हर एक कम से कम बी रैंक का लग रहा था और कुछ तो शायद ए रैंक की पावर मैच कर रहे थे। जिन्हों और उसकी आर्मी ने गेट के लिए सारे सिक्योरिटी चेक्स आसानी से पास कर लिए, किसी भी शक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। तब जिन्हों को एहसास हुआ कि जो लोग उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने का इल्जाम लगा रहे थे, उन्हें उसकी रॉ पावर का कोई अंदाजा ही नहीं था। जैसे ही टीम एंट्री की तैयारी कर रही थी, जिन्हों ने अचानक अपना कोट उतार दिया, जिससे जिन्हों और दूसरे लोग हैरान रह गए। कोट के नीचे पूरा आर्मोर सेट था। उसने एक्सप्लेन किया कि चेयरमैन गो ने उसे पर्सनली रेड ऑब्जर्व करने के लिए भेजा है सेफ्टी रीजंस से, और पूछा कि क्या वो टेम्परेरी इंस्पेक्टर के तौर पर उनके साथ चल सकता है। जिन्हों ने आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या तुम सच में रेडी हो? उस वक्त जिन्हों को पूरी तरह समझ नहीं आया कि जिन्हों का मतलब क्या था, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया। गेट के अंदर एक डरावना सीन उनका इंतजार कर रहा था। ए रैंक मॉन्स्टर्स में से एक नागा को जिन्हों के शैडोज बेरहमी से फाड़ रहे थे। दूसरी तरफ शैडो एंड्स अपने एनिमीज को जिंदा ही खा रहे थे, जैसे कोई टेरिफाइंग फ्रेंजी हो। आयन और टैंक मॉन्स्टर्स को रेकिंग बॉल्स की तरह कुचल रहे थे। वहीं फियरसम बारू ने एक नागा का सिर एक ही वार में साफ काट दिया। जिन्हों के चेहरे से पसीना टपकने लगा जब उसने ये ब्रूटल एफिशिएंसी देखी। यहां तक कि सबसे स्किल्ड हंटर्स के लिए भी ये फोर्स काफी डेंजरस होते, लेकिन जिन्हों की आर्मी ने इन्हें आसानी से ओवरपावर कर दिया। एक फिगर सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा था, इग्रिस। डीमन मोनार्क की स्वॉर्ड लिए वो इतनी लाइटनिंग स्पीड से मूव कर रहा था कि उसकी हर ब्लेड स्विंग से पावरफुल इलेक्ट्रिक स्ट्राइक्स निकल रहे थे। इग्रिस ने नागास को कुछ ही सेकंड्स में साफ कर दिया, और जिन्हों सोचने लगा कि क्या टॉप टियर हंटर्स भी ऐसी स्ट्रेंथ से कॉम्पीट कर पाएंगे। जब उसकी आर्मी फाइट कर रही थी, जिन्होंने अपनी दूसरी टीम को सराउंडिंग्स से मना क्रिस्टल्स माइन करने में लगा दिया, ताकि डंजन का हर हिस्सा पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके। तभी जिन्हों को आखिरकार समझ आया कि चेयरमैन गो ने क्यों चाहा था कि वो ये सब खुद अपनी आंखों से देखे। जिन्हों सिर्फ एक हंटर नहीं था, वो खुद में एक वन मैन रेड टीम था। वो अकेले ही डंजन क्लियर कर सकता था, कोर्प्सेस कलेक्ट कर सकता था और क्रिस्टल्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकता था। फिर डंजियन बॉस सामने आया, एक विशाल नागा जिसके हाथ में ट्विन ट्राइडेंट्स थे। उसके ऑरा ने जिन्हों की रीढ़ में चिल्स भेज दिए, लेकिन जिन्हों एकदम बेफिक्र खड़ा रहा। उसने अपनी माइनिंग टीम को काम जारी रखने को कहा और अपने बाकी शैडोज को वापस बुला लिया। हैरान जिन्हों ने पूछा कि जब शैडोज आसानी से बॉस को हरा सकते थे, तब वो उन्हें क्यों हटा रहा था। जिन्हों ने बस स्माइल दिया और डीमन मोनार्क का डैगर निकाल लिया। उसने कामली एक्सप्लेन किया कि शैडोज पर ज्यादा डिपेंड करने से उसकी खुद की स्किल्स कमजोर पड़ सकती हैं। फिर बिना कोई देर किए वो तेजी से आगे बढ़ा। नागा बॉस ने जोरदार रोर किया, उसके ट्राइडेंट्स ने हवा में ताकत से वार किया, लेकिन जिन्हों उसकी नजरों से गायब हो चुका था। एक पल में वो मॉन्स्टर के ठीक सामने रिअपियर हुआ, उसके अटैक्स के बीच फ्लूइड प्रिसिजन से वीव करता हुआ। इससे पहले कि बीस्ट रिएक्ट कर पाता, जिन्हों की ब्लेड ने उसकी गर्दन साफ काट दी। बॉस का सिर गिरते ही उसकी मैसिव बॉडी जोरदार क्रैश के साथ जमीन पर आ गिरी। जिन्हों डिसबिलीफ में ही उस मॉन्स्टर के लाइफलेस फॉर्म को जमीन पर गिरते देखता रहा। तभी जिन्हों के सामने एक सिस्टम अलर्ट पॉपअप हुआ। उसने लेवल 101 अचीव कर लिया था, और भी शॉकिंग ये था कि उसकी हर जॉब स्पेसिफिक एबिलिटी इंप्रूव हो चुकी थी। शैडो एक्सचेंज की कूलडाउन पूरी 1 घंटा कम हो गई थी। जिन्हों की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा, तो उसे रियलाइज हुआ कि वो जल्द ही अपनी मर्जी से कहीं भी टेलीपोर्ट कर पाएगा। ये उसे उसकी माँ और बहन की सेफ्टी की कांस्टेंट चिंता से फ्री कर देगा। जिन्हों वहीं खड़ा रह गया, उसका माइंड समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने अभी क्या देखा। जिन्हों ने सिर्फ डुअल डैगर्स से नागा की मोटी स्केली हाइड को सीधा काट डाला था, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी कुछ और ने जिन्हों का ध्यान खींचा। गिर चुके बॉस की तरफ एक हाथ उठाते हुए जिन्हों ने सॉफ्टली एक शब्द कहा, राइज। सिस्टम ने कंफर्म किया कि समनिंग सक्सेसफुल थी। एक नया शैडो सोल्जर सामने आया, जो लेवल 30 से शुरू हुआ। जिन्हों को लगा टास्क की तरह शायद ये भी मैजिक यूज करके और ग्रो कर सकता है। सिस्टम ने फिर उसे एक नाम असाइन करने को कहा। कुछ देर सोचने के बाद जिन्हों ने उसे जीमा नाम दिया। जिन्हों में उसे देखता रहा, अपनी अमेजमेंट छिपा नहीं पाया। हाई लेवल मॉन्स्टर को ऐसे अपनी आर्मी में बदल लेना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अपनी वंडर के बावजूद उसने जिन्हों को रिमाइंड कराया कि अब बाहर निकलने का टाइम हो गया है।
मगर जिन्हू की नजरें अभी भी उस मैसिव कोर्ट्स पर टिकी थीं, वो अपना नेक्स्ट मूव सोच रहा था। गेट के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ जमा थी, ईगर किसी भी अनयूजुअल चीज को कैप्चर करने के लिए। तभी गेट के अंदर से एक टावरिंग सिलुएट बाहर निकला, जो नागा बॉस की बॉडी अपने कंधे पर उठाए हुए था। वो टस्क था। ऑनलुकर्स की तरफ से गास्प सुनाई देने लगे, हर डायरेक्शन में कैमरास फ्लैश करने लगे। कुछ देर के लिए क्राउड में पैनिक की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही लोगों ने क्रीचर को जिन्हू के सम्मान के तौर पर पहचाना, डर और एक्साइटमेंट में बदल गया। टस्क क्लियरली उस अटेंशन में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने शीपिश ग्रिन दे दी। जिन्हू और जिन्हू दोनों चुप रहे, समझते हुए कि उनका पहला डंजियन रेड एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा अटेंशन खींच चुका था। उधर चीफ डब्ल्यू जिन्हू अब भी विजिबली शेकन था। वो हंटर एसोसिएशन पहुंचा ताकि प्रेसिडेंट गोगुनही को पूरा रिपोर्ट दे सके। उसका एक्सप्रेशन पेल और टेंस था, माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थीं। जब उसने डंजियन के इवेंट्स डिटेल में सुनाए, उसने कॉन्फेस किया कि ये टिपिकल रेड नहीं थी, ये तो एक मासकर था। प्रेसिडेंट गोह ने ध्यान से सुना, फिर गहरी सांस छोड़ी। उन्होंने महसूस किया कि इस एक्सपीरियंस ने जिन्हू पर कितना असर डाला था और बड़े प्यार से उसे आराम करने की सलाह दी। ऑफिस में अकेले रह गए गोह खिड़की के पास चले गए, गहरी सोच में खोए हुए। सून जिन्हू ने सिर्फ ए रैंक डंजियन क्लियर नहीं किया था, उसने मना क्रिस्टल्स भी हार्वेस्ट किए, मॉन्स्टर्स की लाशें बाहर निकाली, और ये सब अकेले ही किया। चेयरमैन के लिए अब जिन्हू पूरा गिल्ड एक इंसान में कंप्रेस्ड लगता था, जैसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स। गोह के चेहरे पर एक नोइंग स्माइल आ गई। उसकी इंट्यूएशन पूरी तरह सही निकली थी। ग्लोबल पावर में बड़ा बदलाव आने वाला था और इसके ट्रेमर्स पहले ही शुरू हो चुके थे। बहुत दूर टोक्यो में जिंदगी अचानक थमसी गई। पेडेस्ट्रियंस फ्रीज हो गए, कॉन्वर्सेशंस बंद हो गईं और सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं क्योंकि एक एनॉर्मस शैडो पूरे शहर पर फैल गया था। शिंजुकू के बीचों बीच एक कोलोसल पोर्टल खुल गया, जिसका साइज स्काई स्क्रेपर जितना बड़ा था। एक एस रैंक गेट सामने आ चुका था। सीन शिफ्ट होकर एक हॉलवे में आता है, जहां कुछ लोग टेंस डिस्कशन में लगे हैं। वो पूरे देश में हाई लेवल गेट एक्टिविटी के सर्च और रेड गेट के अचानक इमरजेंस का एनालिसिस कर रहे थे। जापान की करंट क्राइसिस को देखते हुए सभी मेजर गिल्ड्स को एक क्रूशल मीटिंग के लिए बुलाया गया था। खासकर आइलैंड रेड में गोटू र्यूजी समेत 7 एस रैंक हंटर्स के लॉस ने स्ट्रेंथ में बड़ी कमी छोड़ दी थी। जैसे ही कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, ड्रॉसवोर्ड गिल्ड के बचे हुए एस रैंक मेंबर्स कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ते दिखते हैं। एक ऑब्जर्वर कमेंट करता है कि मैट्सुमोटो, जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, गोटू की मौत के बाद से मुश्किल में है। वो कड़वाहट से जोड़ता है कि पहले एसोसिएशन का एस रैंक हंटर्स पर मोनोपोली था, तो अब उन्हें ऐसे परेशान होते देखना थोड़ा सैटिस्फाइंग है। उनके पास जो थोड़ी स्ट्रेंथ बची है, उससे भी बस वक्त की बात है कि वो जापान की टॉप गिल्ड की स्टेटस खो देंगे। ये सुनते हुए सुगीमोटो वहीं रुक जाता है और उन लोगों पर कोल्ड ग्लेयर डालता है, जिससे वो तुरंत चुप हो जाते हैं। उनके जाने के बाद मिनोरू सुगीमोटो की तरफ मुड़कर कहता है कि गोटू के गुजरने के बाद से लोग कितने बोल्ड हो गए हैं, पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाते थे। केन आगे आता है और एक रूमर का जिक्र करता है कि ब्लैक होल गिल्ड और स्नोई माउंटेन्स गिल्ड मर्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास भी 4 एस रैंक हंटर्स होंगे, बिल्कुल ड्रॉसवोर्ड की तरह। सुगीमोटो बिना घबराए जवाब देता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, नंबर्स मैच करने से पावर और स्ट्रेंथ इक्वल नहीं हो जाते। वो मजाकिया अंदाज में कहता है कि ये गिल्ड्स कभी उन्हें सरपास नहीं कर पाएंगे और इसे लाफेबल बताता है। सीन फिर मीटिंग रूम के अंदर के हीटेड कॉन्फ्रंटेशन पर कट करता है। एक गुस्से में भरा आदमी आंसर्स की डिमांड करता है, पूछता है कि हंटर्स एसोसिएशन ने टोक्यो में इमर्ज्ड हुए एस रैंक गेट पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। वो जोर देकर पूछता है कि क्या कोई प्लान बनाया गया है। अगर डंजियन ब्रेक हो गया तो क्या होगा। मैट्सुमोटो शिगायो, जो जापानीज हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ जवाब देते हैं, एस रैंक हंटर्स अकेले एस रैंक डंजियन को खत्म करने के लिए इनफ नहीं हैं। उनका एकमात्र ऑप्शन हो सकता है नेशनल लेवल हंटर्स को बुलाना। एक और ऑफिशियल बोलता है कि ये बात तो ऑब्वियस होनी चाहिए, खासकर चाइजू आइलैंड रेड में जो सबने देखा उसके बाद। उस रेड में उन्होंने अपने ज्यादातर टॉप हंटर्स खो दिए, इंक्लूडिंग एक ऐसा हंटर जो नेशनल रैंक स्ट्रेंथ के करीब माना जाता था। अगर प्रॉपर सपोर्ट के बिना एक और एस रैंक गेट क्लियर करने की कोशिश की गई तो वही डेवस्टेटिंग आउटकम फिर से हो सकता है। एक सजेशन सामने आता है, क्यों न थॉमस आंद्रे से हेल्प मांगी जाए, लेकिन इसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनके पास रिक्वायर्ड फंड्स ही नहीं हैं। ऊपर से सर्जेन गेट्स के फ्रिक्वेंट अपीयरेंसेस ने हर कंट्री को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मर्सनरी हंटर्स हायर करें। फॉरेन असिस्टेंस अब कोई ऑप्शन नहीं है।
राइजिंग टेंशन के बीच सुगीमोटो एक अलग नाम सजेस्ट करता है, यूरी ओरलॉफ, जिसे बैरियर एक्सपर्ट के नाम से भी जाना जाता है। शायद सही प्राइस मिलने पर वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। फिर सीन ट्रांजिशन होता है जहां जिनवू अपनी कार से उतरता है और अपने गिल्ड ऑफिस की तरफ बढ़ता है। चलते हुए वो सोचता है, लेवल 101 ऑलरेडी। लेवल 100 पर मुझे कार्कनॉम टेम्पल की मिली थी। अब मेरी सारी क्लास स्पेसिफिक स्किल्स और एनहांस हो चुकी हैं। सोच रहा हूं लेवल 102 में क्या सरप्राइजेस मिलेंगे। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है, उसे कोई दिखता है, हंटर चा। उसे देखते ही चा जल्दी से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जिनवू इंस्टेंट उसके पास अपीयर हो जाता है। वाई आर यू रनिंग? अगर मुझे देखना नहीं चाहती थी तो मेरे ऑफिस क्यों आई? घबराई हुई चा पार्किंग लॉट की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसकी कार अभी भी वहीं है। जिनवू को समझ आता है कि लास्ट टाइम उन्होंने शैडो एक्सचेंज यूज किया था और वो अपनी कार वापस लेने नहीं आ पाई थी। चा हिम्मत जुटाती है और पूछती है कि क्या उसके पास बात करने के लिए कुछ टाइम है। जिनवू पूछता है, क्या डिस्कस करना चाहती हो? अंदर ही अंदर चा खुद से लड़ रही थी। उसे याद आ रहा था जिनवू और सुजेन की फोटो, वंडरिंग क्या वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, खासकर जब वो खुद भी एक एस रैंक है। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक तरफ रखते हुए कहती है, हंटर मिन ने मुझे एक मैसेज देने को कहा था। ये उनके पावर्स के बारे में है। ये सुनकर जिनवू अलर्ट हो जाता है। वो खुद भी काफी टाइम से अपनी पावर्स के बारे में आंसर्स ढूंढ रहा था। वो बीच में ही बोलता है और सजेस्ट करता है कि कॉन्वर्सेशन किसी प्राइवेट जगह पर होनी चाहिए। सीन उनके ऑफिस में कट करता है, जहां चा पूछती है कि ये इतना खाली क्यों है। जिनवू एक्सप्लेन करता है कि वाइस मास्टर डंजियन साइट पर ही रुक गया है। ये सुनकर चा खुश हो जाती है कि वो दोनों अकेले हैं। जिनवू फिर पूछता है, हंटर बायोंगू ने मेरे लिए तुम्हारे जरिए मैसेज कैसे छोड़ा? चा फिर चेजू आइलैंड पर अनकॉन्शियस रहते हुए अपने विजन के बारे में बताना शुरू करती है। वो डिस्क्राइब करती है कि वो अंधेरे में फ्लोटिंग कर रही थी जब एक हाथ ने उसे खींचा। वो हाथ हंटर बायोंगू का था। हंटर बायोंगू ने वॉर्न किया था कि जिनवू की पावर्स डेंजरसली ओवरवेलमिंग हैं और उन्हें समझना जरूरी है। उसने जिनवू के पीछे एक ट्रू आर्मी का भी जिक्र किया, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बता पाता, गायब हो गया। बाद में सीन कट करता है जहां जिनवू एक डंजियन के अंदर गहरी सोच में होता है, चाकी कही बातों को प्रोसेस करते हुए, चाहे ये सच हो या नहीं, मुझे अपनी ताकत के सोर्स को समझना होगा। ये सिर्फ स्ट्रांग बनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगल में जिनवू अलाउड सोचते हुए कहता है कि क्यों ना सम्मन्स को ही सब करने दिया जाए। जिनवू एक्सप्लेन करता है, जितना दूर मैं उनसे होता हूं उतना ही कम एक्सपीरियंस मुझे मिलता है और उनके एक्शंस पर बिना सुपरविजन भरोसा भी नहीं कर सकता। फिर जिनवू अपनी बहन के बारे में पूछता है, डंजियन ब्रेक के बाद वो कैसी है? जिनवू जवाब देता है कि वो अच्छी रिकवरी कर रही है और उसकी सेफ्टी के लिए उसने अपने सबसे रिलायबल शैडोज उसके पास छोड़ दिए हैं। शैडो सेंस यूज करके जिनवू अपने सोल्जर की आईज से चेक करता है। बारू के थ्रू वो देखता है कि जिन उसकी बहन सोफे पर सो रही है और बारू टीवी देख रहा है। जिनवू सोचता है, ऑफ कोर्स मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि उसे ऐसे शोज पसंद होंगे। वो चेक करता रहता है, उसकी माँ ग्रोसरी शॉपिंग पर है और वहीं छोया यूजुअल की तरह बहस कर रही है। फिर वो हंटर चा को चेक करता है और एक्सीडेंटली उसे शॉवर में देख लेता है। शर्मिंदा होकर वो तुरंत कनेक्शन काट देता है। गहरी सोच में खोए हुए जिनओ पूछता है कि क्या वो सो गया, लेकिन जिनवू चुप रहता है और सोचता है, मुझे शायद माफी मांगनी चाहिए, शायद उसे लंच पे इनवाइट करके। इसी दौरान जिनहू एस रैंक गेट का जिक्र करता है जो शिंजुकू जापान में अपीयर हुआ है। डंजियन ब्रेक तक सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जापान चारों तरफ से हंटर्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। वो पूछता है, क्या उन्होंने जिनवू से कांटेक्ट किया? जिनवू कंफर्म करता है, हाँ, लेकिन इससे भी अर्जेंट एक चीज है जो मुझे हैंडल करनी है। उधर जापान में यूरी ओरलॉव, एक फेमस रशियन नेशनल लेवल हंटर, सुगीमोटो से मिल रहा था। वो प्राउडली खुद को दुनिया का बेस्ट सपोर्ट टाइप हंटर बता रहा था। उसने शॉर्ट्सवर्ड गिल्ड की रिपोर्ट पढ़ने की बात कही और सार्कास्टिकली उनकी सिविलियंस को इवैक्यूएट करने की डिसीजन की तारीफ की। फिर मॉकिंग टोन में उसने पूछा, क्या सच है कि जापान अब सिर्फ 6 एस रैंक हंटर्स ही भेज सकता है क्योंकि उनके पास मैन पावर की कमी है? सुगीमोटो ने एडमिट किया कि ये सच था। उसने एक्सप्लेन किया कि जापान में कई ए रैंक गेट्स भी एक साथ इमर्ज हुए हैं, इसलिए हर गिल्ड को कम से कम एक एस रैंक हंटर वहीं स्टेशन करना जरूरी था। उनकी अपनी गिल्ड भी एक को पीछे छोड़कर सिर्फ 3 एस रैंक मेंबर्स ही क्राइसिस सपोर्ट के लिए भेज रही थी।
ये सुनते ही यूरी ने स्कॉफ किया और इसे डिसग्रेसफुल कहा, पूछते हुए, इस तरह तुम लोग अपने देश की प्रोटेक्शन कैसे करोगे? फिर उसने अपनी डिमांड रखी, सालाना $3.6 बिलियन या रोजाना $10 मिलियन। इसके बदले उसने दावा किया कि वो गेट को जितना चाहो उतना टाइम तक सीड रखेगा। सुगीमोटो उस आउटरेजियस अमाउंट को सुनकर स्टन रह गया और पूछा, क्या तुम सीरियसली इतना चार्ज कर रहे हो? यूरी कूली जवाब देता है, तुम्हें तो बारगेन मिल रही है। थॉमस आंद्रेई ने तो $36 ट्रिलियन मांगे थे, मैं तो प्रैक्टिकली फ्री हूं। मिनोरू बाफल्ड होकर कन्ये की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम्हें रशियन आती है? बताओ इसने अभी क्या कहा? कन्ये जवाब देती है, एग्जैक्टली श्योर तो नहीं, लेकिन इतना तय है कि कुछ अच्छा नहीं कहा। फिर यूरी उन्हें टॉन्ट करता है, पूछता है, क्या वो अपना होमलैंड बचाना चाहते हैं या पैसे बचाना? वो सुगीमोटो को अकेला पोटेंशियल वाला कहता है और बाकी सबको इर्रेलेवेंट बताकर डिसमिस कर देता है। मिनोरू इंसल्ट से गुस्से में आ जाता है, लेकिन कन्ये कामली कहती है कि उसने हर शब्द तो नहीं सुना, पर यूरी का मैसेज लाउड एंड क्लियर था। अचानक वो सब बैरियर में फंस जाते हैं। यूरी स्मार्ट करता है और डिक्लेयर करता है कि उसकी परमिशन के बिना कोई हिल भी नहीं सकता। मिनोरू स्ट्रगल करते हुए सोचता है, कोई एस रैंक हंटर्स को इतनी आसानी से कैसे सप्रेस कर सकता है? यूरी ग्रिन करते हुए ऑफर करता है कि वो एस रैंक गेट को पूरी तरह स्टॉप कर देगा और चाहो तो इस बार फ्री में छोड़ भी सकता है, जैसे वो उन पर कोई एहसान कर रहा हो। यूरी ब्लफ नहीं कर रहा, ये रियलाइज करते हुए सुगीमोटो आखिरकार उसकी पावर को एक्नॉलेज करता है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले कॉल करने की बात कहता है। वापस कोरिया में जिनवो मिस्टेरियस डबल डंजियन में एंट्री की तैयारी कर रहा होता है। उसकी माँ उसे रियश्योर करती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। जिनवो कहता है, डोंट स्ट्रेस, ये तो बस एक सिंपल अपॉइंटमेंट है। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचा, की ने आखिरकार डंजियन का लोकेशन रिवील कर दिया, जिनहो का स्कूल। वहां पहुंचने पर जिनवो देखता है कि हंटर्स एसोसिएशन के मेंबर्स पहले से वहां मौजूद हैं और गेट पर नजर रखे हुए हैं। वो उनसे पूछता है, गेट कितनी देर से ओपन है? उन्हें बताया जाता है कि गेट करीब 3 दिन से खुला है और हंटर रेड टीम 2 घंटे पहले उसमें एंटर कर चुकी है। जिनवो उन्हें वार्न करता है कि टीम ग्रेव डेंजर में है और इंसिस्ट करता है कि उन्हें तुरंत वापस बुलाएं, वरना पूरी टीम वाइप आउट हो जाएगी। डिटरमिन होकर जिनवो गेट में एंटर करता है और कसम खाता है कि वो पूरी असॉल्ट स्क्वाड को वापस लेकर आएगा। इसी दौरान डंजियन के अंदर स्क्वाड बॉस चेंबर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था, यहां तक कि मैजिक भी बेअसर था। जब वो सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, पीछे से आवाज आती है, ये ट्रैप है। डर के मारे वो पलटते हैं और जिनवो को देखते हैं। वो डिमांड करते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। जिनवो कामली खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक प्रीवियस डबल डंजियन का सर्वाइवर है। टीम का एक मेंबर उसे पहचान लेता है और पूछता है, क्या आप कोरिया के नए एस रैंक हंटर हैं? जिनवो सिर हिलाकर कंफर्म करता है और उन्हें पीछे हटने को कहता है, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। दरवाजे के पास जाकर वो कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट आ रहा था, गेट टू द कर्तानो टेम्पल इज सील्ड, प्लीज इंसर्ट द की। उसने की निकाली और समझ गया कि ये डंजियन पहले से अलग था। जैसे ही दरवाजा खुलता है, असॉल्ट स्क्वाड डिसबिलीफ में देखती है, वो दरवाजा जो वो लोग छू भी नहीं पा रहे थे, जिनवो ने कैसे खोल लिया। टीम का एक मेंबर जिनवो से कहता है, ये डंजियन ड्रैगन गिल्ड ने खरीदा हुआ है, इसलिए आपके पास इंटरफियर करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। बाकी लोग भी उसमें शामिल हो गए, सिमिलर बातें कहने लगे। लेकिन जिनवो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और बोला, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं, जो भी अंदर जाना चाहे जा सकता है। तभी एक हंटर आगे बढ़ा और एंटर करने की कोशिश की, लेकिन वार्निंग पॉपअप हुआ, एक्सेस डिनाइड, अनऑथराइज्ड एंट्री। अचानक एक स्टैचू जिंदा हो गया और अपने मैसिव स्वॉर्ड से इंट्रूडर पर हमला कर दिया। जिनवो तुरंत तेजी से मूव करता है, हंटर को पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। वो उन्हें वार्न करता है कि डंजियन के अंदर हर क्रीचर ऐसा ही है और फिर पूछता है, क्या अब भी अंदर जाना चाहते हो? फिर वो इंस्ट्रक्ट करता है कि सिचुएशन को एसोसिएशन तक रिपोर्ट करो और बताओ कि एक डबल डंजियन डिस्कवर हुआ है। इसके बाद बिना कोई हेजिटेशन वो खुद बॉस चेंबर में एंटर कर जाता है। दरवाजा उसके पीछे टाइट बंद हो जाता है, सबको बाहर लॉक करके। अंदर दीवारों पर लगी लैंटर्न्स एक एक करके जलने लगती हैं। चेंबर स्टोन स्टैच्यूज से भरा था, उनमें से एक के पंख थे और वो इंस्क्रिप्शंस वाला स्टोन टैबलेट पकड़े हुए था। बीच में एक मिस्टेरियस फिगर बैठा था। जिनवो धीरे धीरे करीब जाता है और धीरे से कहता है, तो सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, मैं लौट आया हूं। लेकिन इस बार सब अलग है। वो महसूस कर सकता था कुछ सही नहीं था।
रूम को ऑब्जर्व करते हुए उसने नोट किया कि ये फिगर्स न तो मॉन्स्टर्स थे, न ही लिविंग, ये किसी अनसीन चीज से कंट्रोल्ड पपेट्स की तरह थे। यहाँ सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ मैजिक है, वो सोचता है और विंग स्टैचू के पास पहुंचता है। कुछ बोलोगे नहीं? जवाब तो दो। अचानक स्टैचू हिला और सन्नाटा टूट गया। आखिरकार तुम आ ही गए। ये कहानी शुरू होती है काइजाकी से, जो 27 साल का बेरोजगार, सिंगल और शराबी इंसान है। बेसिकली वो एक फेलियर है। उसकी माँ उसे कॉल करके कहती है कि उसके पास एक बुरी खबर है। वो अब उसे और पैसे नहीं दे सकती और अब वो 27 साल का हो चुका है, तो उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अचानक एक लड़का आता है जो काइजाकी के बारे में सब कुछ